Hello everyone. Today our topic of discussion is ventricular septal defect. Last time we have studied about atrial septal defect. आज हम बात करने लगे हैं ventricular septal defect के high yield points की. So what is ventricular septal defect? Of course, it is a problem in ventricular separation. आपको पता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सेपरेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ सेप्टम बिटवीन देम एंड दैट सेप्टम हैव टू बी डेवलप करेक्टली इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ. अगर ये सेप्टम सही तरीके से डेवलप नहीं करता तो इस चीज़ को हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं. इस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और कैसे केस प्रेजेंट होगा, कैसे हमने एमसीक्यूज के आंसर करने हैं, तमाम की तमाम डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. उससे पहले कुछ एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए. ये मेरे पास एक खूबसूरत सी इमेज है. आप देखें कि ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम और नीचे यहाँ पे हमारे पास राइट वेंट्रिकल है और यहाँ पे है लेफ्ट वेंट्रिकल. तो यहाँ पे एक सेप्टम है, ये वाला सेप्टम. अगर ये सही तरीके से डेवलप नहीं करता तो इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. एक बात. दूसरी बात, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है वो हाई होता है बिकॉज इसने ब्लड जो होता है बॉडी की तरफ भेजना होता है, जबकि राइट वेंट्रिकल का प्रेशर कम होता है क्योंकि इसने ब्लड लंग्स की तरफ भेजना होता है ओनली. तो क्या होगा अगर यहाँ पे कोई सुराख है या डिफेक्ट है सेप्टम के अंदर, तो यहाँ वाला ब्लड यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड की पूलिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो तमाम के तमाम सिम्टम्स हमें इसी वजह से देखने को मिलते हैं. पॉइंट नंबर 2, केस के अंदर हमें क्या दिया होगा. केस के अंदर लिखा होगा द पेशेंट प्रेजेंट विद द होलोसिस्टोलिक मर्मर दैट इज हेयर एट द लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर. लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर अगर होलोसिस्टोलिक मर्मर सुनाई दे तो ये टिपिकल केस होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का. क्या होता है ये मर्मर, मैं आपको बताता हूँ. होलोसिस्टोलिक मर्मर को पैनसिस्टोलिक मर्मर भी बोलते हैं. तो चाहे पैनसिस्टोलिक लिखते हैं या होलोसिस्टोलिक लिखते हैं, एक ही बात होती है. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एक और सिंड्रोम का, एक और डिजीज़ का भी पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट. इट्स अनदर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जिसके अंदर क्या होता है मुख्तलिफ किस्म के. इट्स अ सिंड्रोम, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफेक्ट्स. नंबर 1, इसके अंदर एक कंपोनेंट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होता है. इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है. इसके अलावा ओवर राइडिंग आयोटा और पल्मोनरी स्टेनोसिस. इट्स नॉट आवर टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट. लेकिन बताने का मकसद ये है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट जब मैं कराऊंगा तो वहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वहाँ पे भी देखने को मिलेगा और ये वाले सिम्टम्स वहाँ पे भी ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन वहाँ भी मौजूद है. उन टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट का मतलब है 4 कंडीशन, टेट्रोलॉजी मतलब के 4, उनमें से एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होता है. अगला पॉइंट है हमारे पास, ए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज़ नॉट साइनोटिक. क्यों नहीं होती इसके अंदर साइनोसिस? बिकॉज हम देख रहे हैं कि ब्लड लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रहा है. साइनोसिस तब होगी जब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ब्लड जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. जब वो राइट साइड पे आएगा तो अगेन वो लंग्स की तरफ चला जाएगा, दोबारा से ऑक्सीजनेशन हो जाएगी उसकी. मसला तब होगा कि जब राइट साइड से ब्लड लेफ्ट साइड की तरफ आ जाए विदाउट गोइंग टू द लंग्स. दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक एंड दैट कॉज द साइनोसिस ऑफ द बॉडी. अब साइनोसिस कब होती है? साइनोसिस तब होगी जब एक बच्चा पैदा हुआ है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ. अब ब्लड जो है, मैंने आपको बताया हाई प्रेशर जोन है लेफ्ट वेंट्रिकल का, वहाँ से निकल के राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा. अब मोर ब्लड पंप कर रहा है राइट वेंट्रिकल, उसे मोर वर्क करना पड़ा है, तो वक्त के साथ साथ पल्मोनरी वेसल्स के अंदर ब्लड की मिकदार बढ़ने लग जाएगी. इस चीज़ को हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं. जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी उसी के साथ साथ मोर काम करना पड़ेगा राइट वेंट्रिकल को, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी. जब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी तो अब राइट वेंट्रिकल मोर पावरफुल है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल. इवेंचुअली देयर इज अ रिवर्सल ऑफ शंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी कि पहले शंट जो था वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था, अब रिवर्स होकर वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, रिवर्सल हो जाएगा लेफ्ट टू राइट शंट का इनटू राइट टू लेफ्ट शंट, क्योंकि अब राइट साइड जो होगी वो ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है. इसी चीज़ को हम बोलते हैं आइसन-मेंगर सिंड्रोम. तो कोई पूछ ले आइसन-मेंगर सिंड्रोम क्या होता है, तो आपने कहना है इट्स सिंपली अ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इन विच द शंटिंग इज अकरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. आमतौर पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, शंटिंग होती है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ. लेकिन आइसन-मेंगर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, राइट साइड हैवी हो गई है और अब वो शंटिंग कर रही है लेफ्ट साइड की तरफ. अब इसकी वजह से क्या होगा, हमें साइनोसिस देखने को मिलेगी. अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, होलोसिस्टोलिक मरमर क्या होता है. तो गाइस, मरमर्स एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं जो कि
S1 और S2 के दरमियान देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे देखें, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी सिस्टोलिक मरमर के हवाले से, और मैंने आपको बताया था 2 किस्म के मरमर होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मरमर जो होंगे वो S1 और S2 के दरमियान होंगे, इसको सिस्टोलिक मरमर बोलेंगे, और S2 और S1 के दरमियान अगर कोई होगा उसको डायस्टोलिक मरमर बोलेंगे। तो यहाँ पे भी हमें होलो सिस्टोलिक मरमर देखने को मिलता है, यानी कि वो सिस्टोलिक होगा S1 और S2 के दरमियान, लेकिन वो होलो सिस्टोलिक होगा। होलो सिस्टोलिक का मतलब ये है कि मरमर की डिफरेंट साउंड्स होती हैं। पहले तो हमने ये डिटरमिन करना होता है ये सिस्टोलिक है कि डायस्टोलिक है। अगर डिटरमिन हो गया ये सिस्टोलिक है, S1 और S2 के दरमियान में है, तो हम पे डिटरमिन करते हैं इसकी वॉइस कैसी है। यहाँ पे अगर आप देखें ग्राफ के अंदर, तो इसकी वॉइस कुछ ऐसी है, ऊपर को गया फिर नीचे को आया, ये इट्स लाइक कुछ ऐसा। होलो सिस्टोलिक के अंदर क्या होगा कि वॉइस जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। ओके, है वो सिस्टोलिक S1 और S2 के दरमियान, लेकिन उस वॉइस का डिफरेंट हमारे पास सेंसेशन है जो कि हम फील करते हैं। इस चीज़ को हम डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। ओके, और ये जो वॉइस है पर्टिकुलरली ये किसके अंदर देखने को मिलती है, इसको मिड सिस्टोलिक मरमर बोलते हैं या इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर बोलते हैं। ये हमने पिछला एक डिफेक्ट पढ़ा है एट्रियल डिफेक्ट, उसके अंदर देखने को मिलती है। ओके, और ये वाला जो हमारे पास होलो सिस्टोलिक मरमर है, ये आज की डिजीज है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है वहाँ पे मैंने इसकी बात की है डिटेल के साथ। ओके, अब अगला पॉइंट है, जैसा कि मैंने एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर बताया था कि वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है रन शंट के बारे में। रन शॉट क्या होता है कि हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे कैसे चेंज हो रही है। वो आपसे पूछ सकता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है और यहाँ कितनी है। यहाँ पे देखें, सुपीरियर वेना के वहाँ से ब्लड आया, लेट्स सपोज उसके अंदर फर्जी हमने अमाउंट रखी हुई है 5% ऑक्सीजन है। जैसे ही वो नीचे को आता है ब्लड मूव करता है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड आते ही उसकी कंसनट्रेशन जो होती है वो 5 ही रहती है एज इट इज़। उसके बाद राइट एट्रियम से होता हुआ राइट वेंट्रिकल की तरफ जब वो आता है तो उसकी कंसनट्रेशन चेंज हो गई, 7 हो गई। ओके, वाई दिस इज़ हैपनिंग आई विल टेल। आमतौर पे क्या होता है, ये 5 कंसनट्रेशन है ऑक्सीजन की, वो नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ तो उसकी कंसनट्रेशन 5 ही रहेगी। और जैसे ही वो यहाँ से निकल के हमारे पास जाता है लंग्स की तरफ, और लंग्स से वापस जब आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो उसकी कंसनट्रेशन हाई होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी बड़ी होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स लंग्स ने उसे ऑक्सीजनेटेड कर दिया होता है। लेकिन इन डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होता है, शंटिंग हो रही होती है, ब्लड आगे पीछे हो रहा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन हार्ट के अंदर ही तब्दील हो रही होती है। तो राइट एट्रियम के अंदर अगर आप देखें तो सेम है कंसिडरेशन एज कम्पेयर टू द वेना केवा, लेकिन जैसे ही हमने राइट वेंट्रिकल की तरफ आए ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ गई, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, ब्लड तो लंग्स की तरफ गया ही नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, जिसकी वजह से ब्लड लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिल गया और हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ गई। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल शो किया हुआ है मरमर्स के हवाले से। होता ये है कि एट बर्थ जो होता है हमारे पास वो मरमर सॉफ्ट होता है। होलोसिस्टोलिक मरमर जो हमने आपको बताया है वो एट द बर्थ सॉफ्ट होगा, और जैसे ही 1 वीक गुजरेगा उसकी सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी, वो अब लाउडली हमें सुनाई देगा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मरमर स्लो था एट बर्थ तो लाउड क्यों हो गया आफ्टर वीक। ओके, आफ्टर अ वीक वो लाउड क्यों हो चुका है। तो रीज़न इसकी ये देख लें, इंक्रीज वास्कुलर रेजिस्टेंस, इंक्रीज पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस। इंक्रीज पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस से क्या हुआ कि हमारे पास जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है तो आपको पता है लंग्स के अंदर रेजिस्टेंस हाई होती है। हाई रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास ब्लड कम जा रहा है लंग्स की तरफ, तो जितना ब्लड लंग्स की तरफ ज़्यादा जाएगा उतना ही ब्लड हमारे राइट एट्रियम की तरफ आएगा। इस चीज़ को समझाता हूँ थोड़ा सा, इस इमेज के अंदर अगर आप आएँ, हमारी खूबसूरत सी इमेज, ये इमेज, इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल से किधर को जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है। अब बच्चा जब पैदा होता है तो इन लंग्स के अंदर रेजिस्टेंस हाई होती है तो ब्लड कम जाएगा, तो कम ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव होगा, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस बहुत हाई है और कम ब्लड आ रहा है, जिसकी वजह से हमें सॉफ्ट मरमर सुनाई देता है। लेकिन जैसे जैसे बेबी कुछ टाइम बाद ये रेजिस्टेंस कम होती है, मोर ब्लड जाना स्टार्ट हो जाएगा, और मोर ब्लड इस डिफेक्ट से, इस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से मोर ब्लड यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। जब ज़्यादा ब्लड आएगा तो अब हमें ज़्यादा मरमर, सीवियर मरमर सुनाई देगा। आई होप यू गॉट इट। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे रीज़न के बारे में पूछ सकता है, रीज़न ऑफ द सॉफ्ट मरमर ड्यू टू द इंक्रीज वास्कुलर रेजिस्टेंस, रीज़न ऑफ द लाउड मरमर ड्यू टू द डिक्रीज वास्कुलर पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस, या वो ग्रेडियंट का पूछ सकता है, देयर इज़ अ लेसर ग्रेडियंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, जब कुछ वीक के बाद ये ग्रेडियंट बढ़ जाता है, ज़्यादा ब्लड जाना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो कुछ भी दे सकता है वो आपसे।
पूछ सकता है कि ग्रेडियंट के हवाले से पूछ सकता है और रीजन के हवाले से पूछ सकते हैं, दोनों अपोजिट हैं। तो बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पे बन सकते हैं। स्टेबल के हवाले से वो आपसे पूछ सकते हैं, एट बर्थ वी हैव अ सॉफ्ट इंटेंसिटी ऑफ द मर्मर, व्हाट इज द रीजन, यू हैव टू टेल दैट द इंक्रीज pulmonary vascular resistance, and what's the gradient, it is a lesser gradient from left to right. Okay, so वाइस वर्सा आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से वो आपसे पूछ सकता है, तो ये टेबल आपने याद रखें। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, आराम से याद रखें। मैं ज़रा रिवाइज कर देता हूँ। एट बर्थ क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ बच्चा पैदा हुआ है, होना ये चाहिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड मूव करे, लेकिन क्योंकि आगे उसने रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है लंग्स की तरफ, तो क्या हो रहा है, कम से कम ब्लड आ रहा है, इसलिए हमारे पास राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जो है उसकी मूवमेंट कम होगी, जिसकी वजह से सॉफ्ट मर्मर्स नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे रेजिस्टेंस खत्म होती है, हाई ब्लड जाना स्टार्ट हो जाता है, ईजिली राइट वेंट्रिकल काम करना स्टार्ट कर देता है, तो अब जितना भी ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ईजिली उसको कैप्चर कर लेगा। दैट्स द पॉइंट। क्वेश्चन की तरफ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियक फाइंडिंग इज टिपिकली एसोसिएटेड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फुलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फुलेट 4 कंडीशंस, उनमें से एक यहाँ पे पॉइंट आउट करनी है हमने। तो चार्ली ऑप्शन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, आप देख सकते हैं अल्फा पेटेंट डक्टर आर्टेरियोसिस भी नहीं है, बीटा आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट भी नहीं है, चार्ली इज द राइट ऑप्शन, डेल्टा बाइकस्पिड आयोटिक वाल्व भी नहीं है, एंड ईटा कोएक्टेशन ऑफ आयोटा भी नहीं है। इट्स द ओवरराइडिंग ऑफ द आयोटा, नॉट द कोएक्टेशन ऑफ आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ न्यू बोर्न प्रेजेंट विद द सॉफ्ट होलो सिस्टोलिक मर्मर। मैंने बताया न्यू बोर्न का होल सॉफ्ट ही होगा, होलो सिस्टोलिक मर्मर एट द लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। ओके, दिस इज अ कंडीशन ऑफ ventricular septal defect as indicated by hollow systolic murmur. Why might this murmur become louder at 7 day? क्यों हुआ ये louder? Alpha, increase pulmonary vascular resistance, beta, decrease pulmonary vascular resistance, Charlie, ventricular right ventricular hypertrophy, delta, decrease right ventricular pressure, eta, increase लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, ये ग्रेडियंट पूछा गया है या उसने रीज़न पूछी है? वाई माइट दिस, रीज़न पूछ रहा है, तो क्या होगा, डिक्रीज पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस। अगर वो ग्रेडियंट पूछ लेता है तो ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाता है, तो ये याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following changes is most likely to occur in the heart after the repair of ventricular septal defect? गाइस ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पूछ लेते हैं कि रिपेयर किया हमने वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को, बताएं कैसे कैसे चेंजेस आएंगी। अल्फा, डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, बीटा, इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर, और चार्ली, डिक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। तो क्या ऑप्शन हो सकता है? वीडियो को पॉज करके आप आंसर करने की कोशिश करें। जी, तो आंसर है हमारे पास चार्ली, डिक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस डिफेक्ट की वजह से क्या हो रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा था, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, और मोर से मोर ब्लड अप की तरफ आ रहा था, ऑफ कोर्स लेफ्ट एट्रियम की तरफ आ रहा था। तो जैसे ही ये डिफेक्ट ठीक होगा तो यहाँ पे प्रेशर लेफ्ट एट्रियम के अंदर हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा, और इसके अलावा क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब ब्लड जो होता है उसकी शंटिंग नहीं हो रही, वो राइट साइड पे नहीं जा रहा। और बीटा के अंदर देखें, इंक्रीज राइट वेंट्रिकल प्रेशर, नो, इट विल डिक्रीज राइट वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब ब्लड वहाँ से आ नहीं रहा, मोर ब्लड नहीं आ रहा, जिसकी वजह से प्रेशर भी कम बिल्डअप होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में रिजल्ट फ्रॉम द क्रॉनिक अनट्रीटेड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्रॉनिक है, अनट्रीटेड है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, आपको पता है सारी कहानी का। अल्फा, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट हो जाएगी, बीटा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, या चार्ली पेटेंट फोरामिनोवैली, या डेल्टा एओर्टिक स्टेनोसिस, या ईटा हाइड्रोल रिगर्जिटेशन। तो गाइस आंसर होगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। जैसे ही ब्लड लेफ्ट साइड से, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ मोर उसको वर्क करना पड़ा, और मोर वर्क की वजह से उसकी हाइपरट्रोफी हो गई है। इसी चीज़ को हमने क्या बोला था, आइजनमेंगर सिंड्रोम। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 month old infant with the known ventricular septal defect, उसने बता दिया present with cyanosis and clubbing of finger and toe, which of the following mechanism most likely responsible for the cyanosis in the patient। मैंने आपको बताया ventricular septal defect के अंदर cyanosis नहीं होती, यहाँ पे cyanosis हो रही है, आइजनमेंगर सिंड्रोम। ओके, ऑप्शन है, उसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल, क्या वजह है इसकी। अल्फा, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, बीटा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, चार्ली पल्मोनरी हाइपरटेंशन, डेल्टा डिक्रीज पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस, और ईटा डिक्रीज राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर। तो इसका आंसर हमारे पास होगा चार्ली, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से मोर ब्लड जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। अब इतना वर्क आ रहा है कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो गई है। जब हाइपरट्रोफी हो गई है तो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, साइनोसिस हो जाएगी, ब्लड बाईपास कर जाता है लंग्स को।
ये इमेज है हमारे पास, मुझे आपने बताना है कि ये इमेज किस चीज़ को शो कर रही है। शंट रन टेस्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखें 5 है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन 5 है, राइट एट्रियम के अंदर आते हुए भी 5 है, जैसे ही वो राइट वेंट्रिकल की तरफ आता है तब भी 5 है। चेंज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखें लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आया 10 की कंसंट्रेशन के साथ, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 10 है, लेकिन जैसे ही वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। वेयर द ऑक्सीजन गोन, कहाँ पे ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम क्यों हो गई? जी तो याद करें, याद आया? गाइस, आइजनमेंगर सिंड्रोम, दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ आइजनमेंगर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास मूवमेंट हो रही है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिल रहा है। यहाँ पे जो शंटिंग हो रही है उसका पाथवे बदल चुका है, यहाँ से यहाँ की तरफ ब्लड जाना स्टार्ट हो गया है। इस प्रोसेस को मैंने इस इमेज के अंदर बड़े ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया है। यहाँ पे देखें आप, ये नॉर्मल कंडीशन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की, यहाँ से ब्लड निकल के इस साइड पे आ रहा है और शंटिंग हो रही है। लेकिन जैसे वक्त के साथ साथ हमारे पास प्रेशर बिल्डअप होगा, ये देखें यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो गई। अब ये मोर पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये ब्लड अब किधर को भेजना स्टार्ट कर दिया इसने, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ भेजना स्टार्ट करेगा, लंग्स को बाईपास करेगा, लंग्स में अब कम ब्लड जा रहा है क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो गई है साथ में। यहाँ पे आप देखें पल्मोनरी वॉल की जो अंदर है उसकी भी थिकनिंग हो गई है, तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड इस साइड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट गोइंग इन डायरेक्टली इनटू द लंग्स। तो हमारे पास साइनोसिस देखने को मिलेगी, टिपिकल प्रोग्रेशन ऑफ आइजनमेंगर सिंड्रोम। रिमेंबर दिस पॉइंट, दीज आर इनफ फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। प्लीज हिट सब्सक्राइब।